जी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को। आशा है आप सभी आज का दिन बढ़िया से शुरू कर चुके होंगे। लीजिए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर मुद्दे पर, जिसके लिए मैंने कल शाम को आपसे वादा किया था कि मैं आज मॉर्निंग में ज़रूर बात करूँगा। और वो है कि 2 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ ने एक वक्तव्य दिया, जो सालाना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक वक्तव्य दिया और जिसमें उन्होंने बताया कि जो 2025 का ये साल शुरू हुआ है, इस साल के आखिर तक जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं भारत के, वो बनकर तैयार हो जाएंगे, एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे इस साल के आखिर में। ये बैटल ग्रुप्स को बनने का प्लान जो है वो एक ज़माना पहले हुआ था, लगभग ऑपरेशन पराक्रम के बाद में। ऑपरेशन पराक्रम के बाद में इसको करने के पीछे फ़ौज की अपनी, हमारी आर्मी की अपनी एक नीति थी। मैं उस पे भी बात करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको लेकर नैरेटिव्स बिल्ड किए जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में। स्पेशली जब से आर्मी चीफ ने वो स्टेटमेंट दी, उसके इमीडिएट बाद से। और ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी कड़वी बातें भी हैं, ऐसी कड़वी बातें जिन पर हमें खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था और हमने किया। हमारे यहाँ इस बात में शर्म नहीं की जाती है, हमारी फ़ौज में भी इस बात को कोई शर्म नहीं की जाती है कि अगर अपनी गलती हो, तो उस गलती को न सिर्फ माना जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि उसे उस लेवल पे सुधारा जाए कि भविष्य में वो गलतियाँ ना हों। और उनको डॉक्यूमेंट इस तरह से किया जाता है ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी हमारी फ़ौज की, जो कन्वेंशन में आगे जो ऑफ़िसर्स आएँगे, वो उनको देख पाएँ और उन गलतियों से सीख कर वैसी गलतियाँ कभी दोबारा ना करें। यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील ऑल ओवर अगेन। तो जो चीज़ों से हम अपनी खामियां हमने देख ली हैं, उनसे हमें आगे बढ़ना होता है और वो हमारी फ़ौज लगातार डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करती रहती है। दैट इज़ समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। वी शुड बी प्राउड ऑफ आर्मी कि वहाँ पर इस तरह की परंपरा मौजूद है, जहाँ पर गलतियों को छिपाया नहीं जाता, गलतियों को कारपेट के नीचे नहीं किया जाता, उनको सामने रखा जाता है ताकि हम आँख में आँख डालकर उन गलतियों से सीख सकें। मित्रों, तो हम बढ़ते हैं बिना देर किए हुए उस एपिसोड की तरफ जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, और वो है कि इस पर जो कमर सीमा का जो एक व्लॉग आया था, मैं चाहता हूँ कि उस पर हम बात करें, वो इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ है, मैं समझता हूँ, और क्योंकि ये न्यूज़ भारत के आर्मी चीफ ने दी है तो मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? ये मैं अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो ये चीमा साहब कह रहे हैं हिस्ट्री में जाने वाली बात, क्योंकि हिस्ट्री में मैं भी आपको ले जाना चाहूँगा, जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि दरअसल खामियां कहाँ हुई और जो वो बातें जिनको चीमा साहब जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, हमारे प्रशासन में गलतियाँ नहीं हुई हैं, हमारी सरकार से गलतियाँ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, और हम उन पर बात करेंगे आज। दे दी है। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? ये मैं अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मसले मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है जी। ये जो आईबीजीज हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम माउंटेनियस बॉर्डर ट्रेन पे बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है जी, इन इलाकों में। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नया वॉरफेयर मोड है, आईबीजीज। कह रहे हैं कि हमने ये चाइना के लिए रखा है, लेकिन असल में ये आइडिया कंसीव हुआ था पाकिस्तान के लिए। अब आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का ये है कि वो सालाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई आर्मी चीफ, नेवर अ पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैव स्पोकन टू द मीडिया, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ बोलते हैं। अब उन्होंने, जो इंडियन आर्मी चीफ ने ये जो बात की है कि ये जो आईबीजीज हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इनकी क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए,
तो इसके ऊपर उम्मीद है हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, ठीक है जी, इसमें ये क्या होने जा रहा है? मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले आता हूँ और फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये आईबीजीज क्या करने लगे हैं। बैक इन 2007 आई थिंक, जब इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उस वक्त जो इंडियन लीडरशिप थी, उन्होंने ये फैसला किया कि यार, नॉट नॉट इन 2007, गो बैक। बैक इन 2001-2, ठीक है जी, जब वाजपेयी साहब थे, तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम क्या करते हैं कि हम जब इस तरह की सिचुएशन होती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने फोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, वाजपेयी मित्रों, मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बात पूरी सुना रहा हूँ ताकि फिर मैं इस पर रिएक्ट कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कहने के लिए नहीं है, लेकिन पहले इनकी बात आप पूरी सुन लें। ये पर्टिकुलर इवेंट जो गिना रहे हैं, पार्लियामेंट अटैक, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर साहब के लिए ये चैलेंज आया था, उधर से मुशर्रफ साहब थे, तो क्या किया जाए। तो हुआ यूं कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने कहा जी कि हम अपनी बॉर्डर पे फौजें लेके जा रहे हैं, ये हमला हो गया, ठीक है जी। देन देन ये हुआ कि जब इंडिया ने फैसला किया कि हम अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं, उसी वक्त पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी अपनी फौजें बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। सो इंडिया की जो स्ट्राइक कोर्स हैं या ऑफेंसिव कोर्स हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे आना चाहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आना चाहा, तो उस वक्त उसके वो जितना टाइम उनको लगा, बिकॉज वो स्ट्राइक कोर को या ऑफेंसिव कोर को जितना टाइम लगता है, उतना उससे ज्यादा टाइम में पाकिस्तान वहां पहुंच गया। देखिए, कहते हैं वॉरफेयर में एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो बेसिकली पाकिस्तान ने वो एक सरप्राइज दिया कि वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, उन्होंने बात पहले कर दी, फोर्स बाद में पहुंची। इन बिटवीन पाकिस्तान की जो गुजरांवाला या मुल्तान, यहाँ पे आई थिंक ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, तो वो पहले ही पहुंच गई। जब पहले पहुंच गई तो वो उन्होंने कहा जी हम तो इंतजार कर रहे हैं इंडिया आए और फिर हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देन एक चीज वो उन्होंने महसूस की कि यार ये तो थोड़ा सा एक तो मसला बन गया है। दूसरा इंडिया ने क्या किया, ये दिस इज अ हिस्ट्री। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको सारी बात बताता हूँ। ये हुआ क्या था, पार्लियामेंट अटैक जो हुआ दोस्तों, 1-2 वाला, उस समय पर इसमें कोई दो राय नहीं, भारत ने, बल्कि भारत की सरकार के ऊपर दबाव था कि भाई अगर पाकिस्तान इस तरह के हमले करता है, और तो और आपकी डेमोक्रेसी का जो टेम्पल माना जाता है पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट भी सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ है भारत में। तो और उन दिनों आपको याद होगा कि टेररिस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे भारत में, जगह जगह पर, कश्मीर से लेके नीचे तक जगह जगह टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। तो उस समय पर पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट पर यह आया कि भाई व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग, हमारे खिलाफ रोज इस तरह के पार्लियामेंट हमारी अटैक हो रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट पर अटैक होना तो एक लिमिट है, एक सीमा है, एक किस्म के रेड लाइन को क्रॉस किया गया वहां पर। तो फिर उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं। सरकार दबाव में थी और कुछ तो सूझा नहीं। इन्होंने कहा कि भाई हम बॉर्डर पे फौजें ले आ रहे हैं। ठीक है जी, प्रोसेस शुरू हुआ और पूरी कंट्री से फौजें मोबिलाइज की गई पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन फौजों को जाने में देर लगी। अच्छा, इस बात को यूँ भी समझा जा सकता है कि भई आप अक्रॉस इंडिया जब एक नोटिफ़ाई करेंगे, एक प्रोसेस होता है मिलिट्री का, मोबिलाइज़ेशन का, और फिर वो पूरी कंट्री, भारत एक विशाल देश है, वहाँ से जब वो चीज़ें मोबिलाइज़ होनी शुरू हुई, रेल से चीज़ों को भेजा जाना शुरू हुआ। सिर्फ़ फौजी नहीं भेजे जाने ना, आपको इक्विपमेंट भेजना है। इक्विपमेंट कोई हल्का-फुल्का तो होता नहीं कि आपने बैग में डाला चल दिए। तो वो सारा इक्विपमेंट जो है वो मालगाड़ियों से जाना शुरू हुआ, फौजी पीछे से जाने शुरू हुए एंड ऑल दैट। तो नतीजन बीइंग अ लार्जर कंट्री, मोबिलाइजेशन ऑफ दिस काइंड, उसमें देर लगा। और चूंकि देर लगी, अच्छा पाकिस्तान वो आपके मुकाबले में इतना सा कंट्री है, बमुश्किल हमारे यूपी जैसा, तो उतनी सी कंट्री में से फौजों को इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर बॉर्डर पर आके एमएस हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जिस बात का ये तुर्रा गा रहे हैं, दरअसल वो अपने आप में फूहड़ है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि अगर किसी की बाउंड्री ही लेट्स से 200 किलोमीटर की है या 500 किलोमीटर की है, और यहाँ आपकी 5000 किलोमीटर की है, और आपको बाउंड्री से फौजें लेकर आनी है बॉर्डर से, तो अपेरेंटली इसमें टाइम लगेगा। तो दैट इज हाउ इट टुक टाइम।
ये ऑपरेशन पराक्रम एक किस्म से बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी थी हमारे लिए, और उसमें सीखने को हमारे लिए बहुत कुछ था। इसलिए नहीं कि हमारी फ़ौज नकारा थी, बल्कि इसलिए कि हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्लास उस समय की जो है वो नकारा थी। कहना बुरा लगता है, अटल बिहारी जी जा चुके हैं दुनिया से, और उनका बड़ा सम्मान है। वो एक बड़े विज़नरी थे वो अपने समय के। लेकिन कहते हैं ना कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, तो भाई ठीक है, सहसवार अगर मैदान जंग में गिरते हैं, तो ये सहसवार वहाँ गिरे, और इस बात को माना जाना चाहिए। इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए कि वहाँ पर अटल बिहारी जी से एक डिसीजन ले पाने की गलती हुई। अटल बिहारी जी ये फैसला नहीं कर पाए कि दरअसल बॉर्डर पर फ़ौजें लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या कब लड़ेंगी, या कैसे लड़ेंगी, या चलो कैसे लड़ने वाली बात तो चलो आर्मी कमांडर्स के ऊपर आ जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास कोई विज़न होना चाहिए था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लड़ना भी है या नहीं लड़ना। क्योंकि सिर्फ फ़ौजें भेजना, आई टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन में ले आना दोनों तरफ की फ़ौजों को, दैट वाज़ गुड फॉर नोबडी। एंड टू बी ऑनेस्ट टू यू, वी लॉस्ट अ लॉट इन दैट। हमारे आर्मी मैन उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन पराक्रम में, बिना दुश्मन पर एक भी गोली चलाए हुए कारगिल से ज़्यादा लोग मारे गए। आप पूछेंगे भला ऐसा कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि इस इंतज़ार में फ़ौज के काम करने का एक तरीका होता है दोस्तों। तो फ़ौज ने इस इंतज़ार में कि कल को दोनों तरफ से तैयारी हो रही है फ़ौज की लड़ाई की, न जाने कब लड़ाई छिड़ जाए, क्योंकि दुश्मन आपको बता के तो नहीं आता। तो आपने जगह-जगह पर बॉर्डर पर लैंडमाइन्स बिछा दी। अब लैंडमाइन्स कोई अब झंडे लगा के तो लगाते नहीं है कि आपको पता रहे यहाँ पे लैंडमाइन है, तो आपने लैंडमाइन लगाई दुश्मन के लिए। लेकिन जब बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी लड़ाई के फ़ौजें वापस लौटी ऑपरेशन पराक्रम के बाद में, जिस बारे में अब चीमा साहब नहीं बता रहे हैं ना, वो बात आगे की है इससे, जिसमें मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल बैटल जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, उनकी बात तो है ही, उन पर भी बात होती है। लेकिन वहाँ पर आने से पहले, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स पर आने से पहले, ये तमाम घटनाक्रम हो चुका था। और वहाँ पर फिर जो ये लैंड माइन्स वहाँ बिछाई गई थी दुश्मन के लिए, चूँकि बिना लड़े ही फ़ौजों को वापस आना पड़ा, तो बाद में इन लैंड माइन्स को हटाने के चक्कर में बहुत सारे हमारे फ़ौजी जवान जो हैं, वो मारे गए। क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ पर लैंड माइन्स है, कहाँ पर नहीं है। और जहाँ भी एक गलती हुई तो लैंड माइन्स नहीं देखते कि दुश्मन आया है या दोस्त आया है, उसने तो फटना ही है, और वो फटी। or we lost a lot of men in there. So something to be ashamed of, to be honest. I mean, it was army chief बार बार पूछते रहे प्राइम मिनिस्टर से कि भाई क्या करना है, क्या करना है, तो ना होल्ड ऑन, बताते हैं, बट पॉलिटिकल क्लास ने कभी कोई फैसला नहीं लिया उस बारे में। एंड अल्टीमेटली आफ्टर मोर देन ईयर, पराक्रम ऑपरेशन पराक्रम को जो चलाया गया, आफ्टर मोर देन ईयर, आफ्टर मोर देन आई टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन, पीपल आर्मी हैड टू बैक आउट। और वो कब बैक आउट हुआ था? वो बैक आउट हुआ जब अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि इंडिया में जाना बंद अमेरिकन का। और वो ट्रैवल एडवाइजरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई भारत में सेंसेक्स डाउन, बिजनेस डाउन होने की संभावना सारी पैदा हो गई, और नतीजा ये हुआ कि पॉलिटिकल क्लास को फिर बैक डाउन करना पड़ा और फौजों को बुलाना पड़ा। दैट इज़ द रियलिटी एंड हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ द मैटर। इसके बाद में जो तय हुआ था फौज का कि भाई अगर इतना टाइम लगता है हमको अपनी फौजों को मोबिलाइज करने में, जिसका भी कोई इलाज नहीं, अगर आप इतनी बड़े मुल्क में से फौजों को लेकर चलेंगे, मोबिलाइज करेंगे, तो एक सर्टेन वक्त तो लगेगा ही। पाकिस्तान उस तरह के वक्त के लिए हमेशा कम वक्त लगाएगा इस तरह की ऑपरेशन में, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंट्री। तो दोस्तों, वहाँ पर ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि भाई इफ एनीथिंग ऑफ दिस काइंड एवर हैपेंस अगेन, यानी जैसे ही पार्लियामेंट अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ, आई मीन मुंबई अटैक 2008 में हुआ, बाद में हुआ था, पर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि कहीं भी इस तरह का अगर भारत पर हमला किया जाता है दुश्मनों के द्वारा या दुश्मनों के प्रॉक्सीज के द्वारा, तो हम हमारे जो बैटल ग्रुप्स हों वो कुछ ऐसे बैटल ग्रुप्स हों जो इमीडिएट 7 से 8 जगहों पर पाकिस्तान पर हमला कर दें, एंड बिफोर एनीबडी वेक्स अप टू द रियलिटी कि भाई हमला हुआ है, यू कैप्चर अ लॉट ऑफ टेरिटरी, और फिर नेगोशिएशंस की जाए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटल ग्रुप वर डेवलप्ड, एंड दैट इज द रीजन the operation parakram was the reason why the idea of battle groups, integrated battle groups was conceived. तो ये है वो बैकग्राउंड। आगे अब देखिए आपकी इनकी बात सुनते हैं कि क्या है। आई थॉट आई जस्ट गिव यू हिस्ट्री हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन इंडियन साइड।
दूसरा उन्होंने ये किया कि 2007-8 में 9 में आई थिंक इंडिया ने दोबारा फैसला किया कि हमें अपने बॉर्डर पे एक इस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए आईबीजी। अच्छा, ये ग्रुप क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये जो ग्रुप है इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज पे तकरीबन 6 से 7 इलाकों के अंदर, मिसाल के तौर पे इधर कश्मीर है, आगे मतलब पंजाब में, सिंध में और जगहों पे 6-7 एरियाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उन्होंने फैसला किया कि हम ये करेंगे कि हर थोड़े अर्ज किलोमीटर के बाद तकरीबन 20,000 फौजियों का, ऑलमोस्ट 20,000 फौजियों का एक ग्रुप जो है वो बनाएंगे। उन्होंने कहा ये एक तो होती है ना ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव फोर्स। उन्होंने कहा ये डिफेंसिव फोर्स है, लेकिन इसको हम कैपेबिलिटी देंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना हो तो वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। और वो किस शक्ल में? वो इस शक्ल में कि अगर फॉर एग्जांपल, दिस इज इंडियन व्यू, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, जैसे पार्लियामेंट हो गई या इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे है या वट एवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमला हो जाता है और हमारी इंडिया कहता है जी हमारी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो जाती है, तो कहते हैं फिर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये कहा कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमें लगे 2 हफ्ते पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते हुए, बिकॉज फोर्स को निकालना करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो उन्होंने कहा फिर इसका हल ये था, उन्होंने कहा जी हम आईबीजीज बनाते हैं। आईबीजीज 7 से 8 ग्रुप आईबीजीज के होंगे। ईच आईबीजी विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20,000 सोल्जर्स। ये डिफेंस फोर्स है। हम इनको कहेंगे जी ठीक है, आपने हमारे रिपब्लिक डे पे हमला किया, आपने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने हमारे फ्ला क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि ये बकवास है। लॉटरी जैसी चीजें, मतलब ये लैंग्वेज नहीं है, ना आर्मी की लैंग्वेज है, ना आर्मी की सोच की लैंग्वेज है, और ना ही कोई इस तरह की भाषा बोलता है। इट्स अ सीरियस मैटर। लड़ाई में लॉटरियां नहीं निकला करती, लड़ाई जंग होती है, और वहां पर लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ मटेरियल, सब कुछ हो रहा होता है। तो एक्चुअली इस तरह की जो थॉट अप्रोच, थिंकिंग अप्रोच जो है इस तरह की, वही घटिया है। बट क्या कहा जाए, दैट्स हाउ पाकिस्तानी रहा। तो मगर मैं आपको दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि ये मामला बड़ा सीरियस था। somebody had to think about it, आर्मी had to think about it, बिकॉज इसका कोई ना कोई हल तो निकलना था। और ये हल निकालना सरकार का काम तो नहीं है। सरकार तो सिर्फ फौज को कहेगी भाई टेल अस व्हाट ऑप्शंस वी हैव, हमें हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हमें क्या क्या करना है। तो उसमें फिर आर्मी अपनी सजेशन देती है, हम ये कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। डिप्लोमेसी अपने सोल्यूशन देती है कि हम डिप्लोमेटिकली ये कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। आर्मी केम आउट विद सॉल्यूशंस, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द सॉल्यूशन दैट आर्मी केम अबाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, एक्चुअली बात ये नहीं होती है कि बहुत सारा इलाका। आइडिया ये था कि एज मच एज पॉसिबल, जो सोच होती है वो ये होती है कि एज मच एज पॉसिबल आप कैप्चर कर लें और फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। ये बाकी तो इट्स क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक
शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 to 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, ये बात क्या है, देखो ये नस्र जो है नस्र मिसाइल जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसकी जो शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात की जा रही है, 70-80 किलोमीटर की वाली मिसाइल है ये। तो दोस्तों मसला क्या है, इस पर बाकायदा हमारे देश में इनिशियली जब ये नस्र मिसाइल वाली बात आई थी, तो इसको आप टैक्टिकल वेपन भी कह सकते हैं ना, ये वही है जो जिसको टैक्टिकल वेपन भी कहा जाता है ना, कि जिसको वो शेख रशीद कहता था 250 ग्राम के बम, है ना, पाव पाव के बम, ये उस किस्म की बात है कि उस मिसाइल पर, उसको न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है और उस पर 250 ग्राम का बम लगा दिया जाएगा, है ना। 250 ग्राम में से मुहावरा बेसिकली, तो उनका मतलब है कि एक छोटा बम लगा दिया जाएगा, तो वो जो 20,000 की फौज है उसको हम वहीं पर खत्म कर देंगे, इनका ये मानना है। मित्रों मेरी बात सुन, और इनका ये मानना ये भी था वहां पर कि भाई चूंकि भारत की फौज उस समय पर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आ चुकी होगी, तो दुनिया हमको ये नहीं कह पाएगी कि हमने भारत पर हमला किया, क्योंकि दरअसल तो वो हमला हमने अपनी ही टेरिटरी के अंदर अपने ही ऊपर किया है। वहां पर अगर इंडियन फौज आई हुई है तो उसको वहां नहीं होना चाहिए था। ये उनका लॉजिक था, जो भी जैसा भी लॉजिक था, पर ऐसे ही लॉजिक था, यही सोच थी इनकी। और उसके बदले में जब वॉर गेमिंग हमारे यहाँ पर हुई थी, और आपको याद होगा भारत की फिर डॉक्ट्रिन को, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हमारी, उसको पब्लिक किया गया था और बताया गया था, हालांकि पब्लिक भी थी, उसको रिएटरेट किया गया था, पब्लिक तो पहले से ही थी, कि भारत के किसी भी एसेट को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, भारत का कोई भी एसेट, किसी भी तरह का एसेट दुनिया में कहीं भी हो, अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, तो भारत के पास पूरा हक है कि वो ऐसे मुल्क पर न्यूक्लियर हमला कर दे, और दैट ऑन स्लॉट विल बी कंप्लीट। यानी कि न्यूक्लियर हमला होगा, और उसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक बम मारा जाएगा, फिर उस मुल्क को नेस्त नाबूद कर देने का हक भारत रखता है। ये था वो डॉक्ट्राइन। एक बात। दूसरी बात, ये नस्र मिसाइल कभी नहीं यूज कर सकते थे। पूछिए आप क्यों? क्योंकि जो वाटर फ्लो है, एयर फ्लो है, वो सब कुछ इस तरह का है इन दोनों, हमारे दोनों देशों के बीच में, कि जनरली ये खुद मारे जाते हैं, हवा किसी के बाप की नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त हवा कैसी चल रही है, एक। दूसरी बात, नदियां भी इन चीज़ों को कैरी करती हैं, तो वो भी वापस यहीं क्या जा रहा है, क्योंकि जो सोर्सेस हैं वो हमारे यहाँ हैं और डाउनवर्ड जा रहे हैं, है ना। ये सारी बातें इनको इनिशियली समझ में नहीं आई थी जब उन्होंने बकबक की थी। चीमा साहब समझ तो आज भी नहीं आ रहे हैं, ये तो बोलेंगे ही नहीं इस बारे में, इनकी तो बात ही छोड़ो। इनका तो किस्सा ही अलग है। इस्लामिक स्टडीज़ में जमात इस्लामी को और पीएचडी करके आने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस में बातें करेंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे, और फिर ऊपर से किसकी भाषा बोल रहे हैं, किसकी ज़बान बोल रहे हैं, वो ऑब्वियस है। तो मित्रों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि दिस इज द रीज़न कि वो नस्र वाला आइडिया दरअसल पहले दिन से खारिज है, और वो हमारे लिए खारिज इसलिए था क्योंकि हमने अपनी वॉर गेमिंग में इसको भांप लिया था कि दरअसल इट इज़ नॉट हार्मफुल टू अस, इट डज नॉट हार्म आवर इंटरेस्ट, और अगर कहीं हमारे एक टुकड़ी को इन्होंने नस्र मारा तो इनके ऊपर बरसात जो होगी वो देखने लायक होगी। खैर, तो ये है वो इसकी नस्र और इसकी कटान का किस्सा। आगे भी सुनते हैं। इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। मित्रों, ये न्यूक्लियर ओवरहैंग की बात करना निहायत ही फजूल की सी बात है। मुझे आप बताइए, जब न्यूक्लियर बम बने थे और न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे थे, तो माना जाता था कि न्यूक्लियर बम जो है वो डिटरेंट है, और अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो दूसरी तरफ का कोई मुल्क आप पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सकता है। सच क्या है? 98 में न्यूक्लियर बम बनाए, ठीक। 99 में कारगिल का हमला हुआ, और बाय द वे उस कारगिल के हमले को बाकायदा भारत ने कन्वेंशनल तरीके से लड़ा, यानी कि
उससे इस बात क्या साबित होती है? साबित ये होती है कि भाई साहब, न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद कन्वेंशनल वॉर पॉसिबल है, पॉसिबल हुई है, पॉसिबल, और वो बाकायदा ऐसी लड़ाई लड़ी गई है, ऐसी जंग हुई है कारगिल के नाम पर। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये कहना कि न्यूक्लियर वॉर हैंग, न्यूक्लियर ओवर हैंग तो है ही, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, मगर न्यूक्लियर वॉर जो है वो यूं ही नहीं छिड़ जाती, उसके लिए और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। और ये भी देखना पड़ता है कि खुद आप कैसे सर्वाइव करेंगे उस सारे से, उस सारे माहौल को। और आज की तारीख में तो वैसे भी ये सवाल बेमानी हो जाता है, क्योंकि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम क्योंकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम कभी फर्स्ट स्ट्राइक की बात ही नहीं करते। हम कहते हैं नहीं कि हम किसी भी न्यूक्लियर हमला करेंगे, ये लोग कहते हैं। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, यानी कि पाकिस्तान का जो, जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वॉट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी देख रहे हैं ना, अब इससे आप अंदाजा लगाइए, वट एवर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, यानी कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कोई है, ये माना जा रहा है। अब जो भी है, मतलब वो क्या डॉक्ट्राइन है ये किसी को नहीं पता। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता है, ये बताते भी है कि मुझे पता है। कैसे पता है? एक दूसरे सोर्स से पता है। आई मीन, प्रोपेगेंडा का ये बेहतरीन तरीका है। सच क्या है? पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं है, वो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं, कहाँ पर क्या कर दें। और यही आदमी जो आपके सामने समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पाकिस्तानी, इसी आदमी ने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको इनका वीडियो दिखाया है, जहां पर ये बाकायदा सारी दुनिया को ये थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर ईरान पर कुछ होता है, मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, हमारी तरफ कुछ होता है, अरब कंट्रीज हमारे पास आएंगे और हमारे पास जो है हम वो करेंगे, यानी कि हम अपने हथियार, न्यूक्लियर हथियार इनको बेच देंगे और अपनी इकोनॉमी सुधार लेंगे, पैसे मार लेंगे इनसे, सऊदी से, कतरी से, एना बड़ेवा, तमाम जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं। ये वो भाषा बोलते हैं और ये वो रिप्रेजेंट करते हैं भाषा को, जो दरअसल इनके यहाँ सिविलिस्टमेंट में एग्जिस्ट करती है। दैट इज द गेम। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि करिए। जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट, जी पाकिस्तान का कोई, भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। कोई एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, ये कहना है उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जिसके बारे में दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है, अकॉर्डिंग टू कमर चीमा हिमसेल्फ। वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड नहीं है, मगर फिर ये उसको अनाउंस भी कर रहे हैं। आप जरा देखते जाइए, मतलब बकवास करने की भी लिमिट होती है। अगर कोई चीज़ अनाउंस्ड ही नहीं है, ऑफिशियली कही नहीं गई है, लेकिन फिर भी उसको अनाउंस किया जा रहा है इनके जरिए, तो इनको अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव, अब आप मित्र जरा सोचो, ये कैसी इनडिसिप्लिन फोर्स है जिसका एक ऑफिसर एक इटालियन अखबार को उठा के इंटरव्यू दे देता है, ये बताते हुए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है क्या है। हालांकि वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन खुद पाकिस्तान की आर्मी ने कभी नहीं मानी, पाकिस्तान की सरकार ने नहीं मानी, और उसके बावजूद एक ऑफिशियल की बात को ऑफिशियल वर्जन मान लिया गया है, और उसको कमर सीमा साहब कोट कर रहे हैं। अब अगर इस बात को देखा जाए तो न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तानी फौजी हमारी तरफ मारे गए हैं एंड वाइस वर्सा। तो आप ये देख लीजिए कि कितनी बार न्यूक्लियर वेपन चल गए हैं, है नहीं? never heard or seen or known any nuclear doctrine of पाकिस्तान, लेकिन ये सोचा जाता है कि इस तरह की चीज है। बहरहाल ये जो सोचा जाना है, दिस इज नथिंग बट एजम्पशन। जिस चीज़ को ऑफिशियली नहीं कहा गया, जिसको किसी ने देखा नहीं, जो रिटन फॉर्म में मौजूद है या नहीं कोई नहीं जानता, और सिर्फ एक आदमी ने बकैती की है किसी टेलीविजन चैनल पर या किसी अखबार में बैठ के, तो किसी इंटरव्यू में, तो उस बात को, और मजे की बात क्या है, उसके बारे में भी ये नहीं बता रहे हैं कि दरअसल वो मिलिट्री ऑफिसर कौन था, उसका नाम क्या था। अगर अगर वो इंटरव्यू है तो पता होना चाहिए ना, इटालियन अखबार का, तो जरा बताएं। खाली याद रह गया तो उससे क्या होगा भाई? एक लिंक भी लगाए थे उस इंटरव्यू का, यार हमें पता लगता है क्या क्या कहा उस आर्मी ऑफिसर ने। थर्डली, कि किसी आर्मी का कोई ऑफिसर इतना रॉग एलिमेंट हो कि जाकर इस किस्म का ऐसा
स्टेटमेंट देकर आ जाए जो उसकी फौज की पॉलिसीज के खिलाफ है, क्या उसको कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए था? क्या किसी ऐसे आदमी का आपने सुना कि पाकिस्तान की फौज ने कोर्ट मार्शल किया है? नथिंग। क्या चीमा साहब बता रहे हैं? नहीं। तो बेसिकली फ्री फॉर ऑल है ना फिर तो पाकिस्तान आर्मी भी। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कहीं कुछ कोई बोल सकता है, तो कहीं कुछ कोई भेज सकता है, तो कहीं कुछ को आप जानते ही हैं, मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया है कि कमर चीमा साहब किस तरह से बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर असेट्स भेज देंगे। वो कहते हैं जी कि हम बदतर से एग्जैक्टली इन्होंने भेज देने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था हम वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए सऊदी अरब के साथ उनको और दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ में। और गल्फ कंट्रीज हमको इसीलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि हम उनकी सिक्योरिटी की गारंटी है, हमारे पास वो है जो उनके पास नहीं है। अब क्या है, वो अब उड़द की दाल तो नहीं दे रहे होंगे उनको। 98 घंटे के अंदर पाकिस्तान की कोई टेरिटरी करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये पाकिस्तान की जो है ना वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी नहीं हिट करेगा। ये लिमिटेड वॉर होगी और हम फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ बीच में डाल के पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई साहब ये आप अब जो है ना ये आपकी एम्बैरेसमेंट है, दिस एंड दैट। ये था बेसिकली इंडिया आपकी एम्बेरसमेंट एंड दिस एंड दैट। मुझे नहीं पता क्या 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 होता है ये दिस एंड दैट, यू नो, बट ये आपकी एम्बेरसमेंट है, दिस एंड दैट का मॉडल, आईबीजीज का पाकिस्तान। अब ये जो मॉडल है वो लेके जा रहे हैं चाइना। ठीक है जी, वो कह अच्छा रही जरा सोचो ये क्या है। अब ये बॉर्डर लेकर जा रहे हैं चाइना। दरअसल दरअसल आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने बनाए ही ये चाइना के बॉर्डर के लिए हैं और वो सिक्किम और अरुणाचल में पोस्टेड है। ये क्या बात कर रहे हैं, ये बार बार बात ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो वहां पे हो सकते हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं, तो वो उनको यहाँ भी लाया जा सकता है, विच इज लॉजिकली अ पॉसिबिलिटी। हमारे पास एक असेट है, वो कहाँ हमने पोस्ट किया है, कहाँ हमें उसको शिफ्ट करना है, जाहिर है हमारी जरूरत अगर लगेगी तो हम करेंगे। नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें नए मिलिट्री लेसन्स मिले हैं जो कि 2019 के हैं। ठीक है जी, ठीक है, इसमें वो कहते हैं जी कि हम इन्फेंट्री, आर्टिलरी, टैंक्स, एयर डिफेंस, अटैक हेलीकॉप्टर, लॉजिस्टिक यूनिट सारे इसमें डालेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड कहा जाता है, क्योंकि ये जो यूनिट्स चलेंगी वो एक साथ चलेंगी। ये सारी चीजें इन चीजों से अटैच्ड हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे जो कुछ है, ये सब के सब एक साथ मूव करेंगे और वो ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने बेनिफिट को और मैक्सिमम एरिया कैप्चर कर सके। सो बेसिकली वो कहते हैं कि वी नीड टू बी केयरफुल, डिफेंसिव फोर्सेस को ही आप इंगेज कर दें। ठीक है जी, अब इंडियन आर्मी जो है वो कहते हैं जी कि वी हैव टू गो फॉर रीओरिएंटेशन, रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है। और ये वो समझते हैं कि और पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसमें अगर आप देखें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि इनके पास कैपेबिलिटी होगी इन लोगों के अंदर कि ये आप जो है जिसे कहते हैं ना जो इन्हीं को आप स्ट्राइक कोर बना दें और इनको दुश्मन के उसमें भेज दें। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ये करना चाह रहा है, ठीक है जी, तो आप इसको देखें देखें इंडिया ने ऑलरेडी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा, जो 1 लाख से ज़्यादा मेरा ख्याल है बंदे जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना जो है उन्होंने तकरीबन 1,60,000 के करीब बंदा वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया, अब ये कहा जा रहा है, कई लोगों का कहना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है इसे कहते हैं तुक्काबाजी। ये सिर्फ आउट एंड आउट तुक्काबाजी हो रही है। अच्छा बाय द वे, जो फोर्सेस हमारे यहाँ बढ़ाई गई थी वो इन प्रोपोर्शन टू चाइनीज फोर्सेस बढ़ाई गई थी। जिस तरह से चाइना वहाँ फोर्सेस बढ़ा रहा था उसी तरह से हम बढ़ा रहे थे। और दिस इज हाउ द टू फोर्सेस ऑपरेट। दुनिया की कोई भी दो फौजें इसी तरह से ऑपरेट करती हैं कि अगर एक तरफ से बढ़ोतरी की जाती है फौज में तो दूसरी तरफ उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी तरफ से फौजें बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि दैट इज हाउ you have to prepare for defense। के अभी इतने नहीं हुए। कई लोगों का कहना है चाइना ने ज़्यादा कर दिए, कई लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे चाइना ने बहुत सारी आबादियाँ बना दी हैं, बहुत सारे गांव बना दिए हैं। इस तरह की उन्होंने चीज़ जो है वो की है। अब पाकिस्तान जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आईबीजीज चाइना के लिए हैं तो दे मे बी फॉर पाकिस्तान एज वेल। ठीक है जी, आज उन्होंने जो पाकिस्तान के इंडियन आर्मी चीफ ने बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं। ठीक है, लेकिन ये आईबीजीज वाला मॉडल वो आगे लेके जा रहे हैं, वो चाइना के साथ इंगेज कर रहे हैं। और इसको अगर मैं ये देखूं, मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि अब आप ये इसको जस्ट अंडरस्टैंड करें कि इनको कौन सी चीज नजर आ रही थी वो भूल गए कि जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जो चीज मुझे नजर आ रही है, और फिर कहते हैं अब आप ये देखें, आगे आगे देखिए क्या दिखा रहे हैं।
आईबीजीज चाइनीज बॉर्डर पे भी होंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हु नोज। एंड मतलब किसको पता है कि ये आईबीजीज पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है? मे हम्म। बी हो, नोबडी नोज। उन्होंने हो सकता है अपनी डिफेंस कोर को स्ट्राइक कोर बना देना हो। ठीक है जी। सो ये एक चीज जो है वो हमारे सामने वहां पे भाई मौजूद वो है। तो डिफेंस इसकी जो इंटीग्रेटेड जो ग्रुप्स हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं, उनकी डेफिनेशन ही यही है कि वो बाय नेचर डिफेंसिव है, दैट विल बी टर्न इनटू एन ऑफेंसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ नीड। तो वो तो पहले पहले ही कह रहे हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? ऊपर से वो कश्मीर के हवाले से भी आप बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि ये जितने भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद है ये पाकिस्तानी है सारे। इसमें क्या दो रहा है, कोई कोई शक? जो लोग पाकिस्तान की हेल्प लेकर पाकिस्तान से मदद लेते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और उसके बाद इंडिया में एक्ट करते हैं डिस्टर्बिंगली, तो उनको पाकिस्तानी तो कहा जाएगा, ठीक है जी। दूसरा ये है कि भारतीय क्योंकि वो वो पाकिस्तानी एसेट्स हैं। कहते हैं जी कि जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी फौज में भी कश्मीर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान कहता है अगर आपकी फौज इतनी बड़ी मौजूद है तो वहां पे आप घर घर ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब जरा सोचो इस सारी बात का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से क्या ताल्लुक है? ये जो अभी बकवास करने लगे, ये कश्मीर एजेंडा बेसिकली पुश किया जा रहा है एक ऐसे सब्जेक्ट में जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो नैरेटिव है ना, नैरेटिव बिल्डिंग इसी को कहते हैं। जवानों को पकड़ रहे हैं, तो फिर आपसे ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? ठीक है जी। कौन सी और चीजें नहीं कंट्रोल हो रही मतलब? अब आप देखिए, अभी रोना पीटना आपने कल देखा होगा इनका, जो कल मोदी जी ने वहां पर जो टनल इनॉग्रेट की है, उसको लेकर भी रोते रोते पीटते रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली इनका रोना पीटना तो बंद ही नहीं होता ना। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अच्छा हो जाए तो इनको रोना आ जाता है, और कुछ बुरा हो जाए तो इनको खुशी हो जाती है। पर सब कुछ चलता जो है, खुशी हो या गम, दोनों के दोनों चलते इंडिया भरोसे ही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, ये खुद ही इनकी आवाज बंद हो गई है। ये देख रहे हैं ना आप, अभी आ जाएंगे, देखते जाइए। ये पाकिस्तानी इंटरनेट है, आता जाता रहता है। हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये आईबीजीज जो हैं वो क्यों बना रहे हैं, और चाइना के बारे में अगर वो कह रहे हैं कि हमने वहां पे इंस्टॉल करने हैं ये लोग, तो ये किसने कहा है कि वो पाकिस्तान पे नहीं करेंगे? और सुनने में आता है, व्हाट आई हर्ड फ्रॉम समवेयर, कि हम्म। इंडिया ने ये जो कुंभ आईबीजीज में। हैं हाँ। पाकिस्तान के लिए इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों? जब पाकिस्तान ने ये सोचा कि हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और हम लॉन्ग रेंज नहीं चलाएंगे, शॉर्ट रेंज चला देंगे, और जहां जहां इंडिया के नजदीक तरीन फौजें होंगी जो बड़ी तादाद में मौजूद होंगी उन पे हमला कर देंगे। समझ रहे हैं? सो अगर इंडिया की एक जगह 20,000 है, एक जगह 20,000 है, 20,000 है, तो जारी बात है उसको मोबिलाइज करने में टाइम तो लगता है ना। तो वो कहते हैं अगर वो 20,000 हमें पता है कि कहाँ से आ रही हैं, 5,000 है, 10,000 है, तो वी विल हैव शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनकी 70-80 किलोमीटर की डेप्थ होगी। ये बकवास कर रहे हैं, इसका मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि दरअसल इसकी तोड़ क्या है, और इसको हमारे यहाँ बाकायदा वॉर गेमिंग करके अंडरस्टैंड कर दिया गया था। एंड दैट इज व्हाई द होल आइडिया वाज ऑन। ये सारा का सारा आइडिया इसीलिए चल रहा था आगे, क्योंकि हमको मालूम था कि दरअसल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कि ये जो नस्र की धमकी दे रहे हैं दरअसल वो कितनी फजूल है। यानी कि वो 70-80 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। सो अगर ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, एंड 70 आजारी बात है, इंडिया ने अपनी फौजें जो हैं अगले 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रखी होंगी ना, 200 किलोमीटर तो नहीं होगी। तो अब जब ये देखो, देख रहे हैं ना, ये है वो आइडिया जो पाकिस्तानी हमेशा अज्यूम करते हैं, पाकिस्तानी फौजी, कि हिंदुस्तान की फौज कितना क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी। यही रीजन रहा है इनकी पिटने के 65 48 से लेकर 65 और 71 और 99 तक। 200 किलोमीटर नहीं होगी तो 50 किलोमीटर पे अगर इंडियन फौजें मौजूद हैं, तो वो हम्म। कह रहे हैं कि हम इंडिया वो जो मिसाइल हैं वो 40 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे मारेंगे इंडियन टेरिटरी के अंदर। और वहीं और जरा सोचो, ये भूल जाते हैं कि एक हमारे पास और सिस्टम रखा हुआ है जिसका नाम S-400 है, जो 400 किलोमीटर तक देख सकता है, 300 किलोमीटर तक हमारे सारी की सारी मिसाइल्स को रोक सकता है। अब बताओ अब क्या करोगे चीमा साहब? पे जारी बात है उनको बड़ा डैमेज कर देंगे। देन द थॉट कहा जाता है कि फिर आई थिंक इंडिया की तरफ से किसी ने ये कहा था कि नहीं, वी आर नॉट वर्किंग ऑन अब दिस। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता किसने कहा था ये।
कि नहीं वी आर नॉट वर्किंग, और हेंस वहाँ फैसला भी हो गया। मतलब सब सुनी सुनाई पे, सुना था, कहा था, बोला था, पता नहीं किसने कहा था, किसने किसको कहा था, हियर से। तो ये फिर चीज वहीं पे दफन हो गई, खत्म हो गई कि नहीं हम्म। ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ, मुझे पता जनरल कियानी ने ये कहा था कि व्हेन वन हैज एन इंटेंशन कैपेबिलिटी कैन चेंज ओवरनाइट। सो इंडिया की इंटेंशन है, और सॉरी कैपेबिलिटी है, इंटेंशन उनकी कभी भी बदल सकती है, चीजें उनकी कभी भी चेंज हो सकती हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज समथिंग टू ऑब्जर्व। ये जो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है, ये आईबीजीज जरूरी नहीं है, ये आईबीजीज जरूरी नहीं है कि इंडिया चाइना के लिए हो। 200 की सम पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पे बारे में भी दे मे बी थिंकिंग। मैं इस बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ कहने सुनने का है नहीं। जो तमाम मुद्दे हैं वो हमने बात कर ली है, और इस बात को यही रखा जाए कि हम अपनी बात को और क्या कहें, मतलब जो हमने कहना था इस सारे मसले पर वो आपको मैंने बता दिया, और मैंने बता दिया कि आइडिया अपने आप में कितना फिजूल है।